टेक्नोलॉजी के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो अभी क्योंकि हमारा ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी इस टॉपिक को भी कंटिन्यू 1-2 दिन और चलेगा, उसके बाद में हमारी लास्ट यूनिट ये फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है मैंने फ्लोक्यूलैंड। क्या लिखा है? फ्लोक्यूलैंड, ए मास ऑफ सेल्स, ए मास ऑफ सेल्स। मास का मैंने आपको हिंदी मीनिंग इसके प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, क्या होता है? द्रव्यमान, ठीक है। और सेल्स का द्रव्यमान मतलब कि ए मास ऑफ सेल्स, सेल का जो द्रव्यमान है, फ्लोटिंग और सेटल्ड, ठीक है, फ्लोटिंग और सेटल्ड टू द बॉटम इन अ लिक्विड मीडियम, कि जो कहना चाहिए ए मास ऑफ सेल का जो मास होता है या द्रव्यमान होता है, तो उसमें जो लिक्विड मीडियम होता है, तरल पदार्थ होता है या तरल माध्यम जो होता है, द्रव्यमान में क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। लिक्विड मीडियम जब उसमें प्रेजेंट है तो वो कहाँ पर रहेगा? फ्लोटिंग मीन्स ऊपर की ओर, ठीक है। फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है? ऊपर की ओर। कैसे करेंगे फ्लोटिंग? अपना ये ऊपर जा रहा है, मतलब या तो जो लिक्विड है उसमें या तो वो फ्लोटिंग रहेगा या फिर कहाँ? सेटल मतलब स्थित रहना, या तो वो ऊपर की ओर सेटल रहेगा या फिर बॉटम नीचे की ओर सेटल रहेगा, ठीक है। मास ऑफ सेल का जो द्रव्यमान है भाई, उसमें जो हमारा लिक्विड है वो या तो फ्लोटिंग में जाएगा या फिर बॉटम में स्थित रहेगा, सेटल रहेगा। तो वो क्या है? हमारा फ्लोक्यूलैंड है। फ्लोक्यूलैंड किससे रिलेटेड है? कि जब भी सेल का जो द्रव्यमान रहेगा उसमें जो लिक्विड रहेगा या तो वो फ्लोटिंग रहेगा या फिर वो बॉटम रहेगा। ओके, आ गया यहाँ तक समझ में? अब हम आगे देखेंगे फ्लोक्यूलेशन। ये फ्लोक्यूलैंड है और यहाँ पर क्या है? फ्लोक्यूलेशन, ठीक है। अब दोनों में अंतर है, एक मत समझना, ठीक है। फ्लोक्यूलैंड अगर आया तो समझ जाओ कि सेल के द्रव्यमान में जो लिक्विड है या तो वो फ्लोटिंग पे स्थित है या फिर बॉटम में स्थित है। लेकिन फ्लोक्यूलेशन में क्या है? प्रेसिपिटेशन इन स्मॉल क्लाउडी मास। अब मास, जहां पर भी मास की बात हो रही है, अब जो मास है तो द्रव्यमान स्मॉल क्लाउडी मास, मतलब कि जो छोटा द्रव्यमान है या छोटा मास है, स्मॉल मास है, तो उसमें क्लाउडी मतलब बादल, तो उसमें क्या होती है? प्रेसिपिटेशन होता है। इसमें स्मॉल मास में क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेशन होता है। किसमें? फ्लोक्यूलेशन में। और फ्लोक्यूलैंड में क्या होता है? कि जो सेल में मास होता है, सेल का जो मास है उसमें जो लिक्विड है वो या तो फ्लोटिंग रहेगा या बॉटम में सेटल रहेगा। और फ्लोक्यूलेशन में क्या रहेगा? कि जो स्मॉल मास होता है उसमें क्या होता है? क्लाउडी प्रेसिपिटेशन होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोरा। अभी फ्लोरा क्या होता है? इन माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी में द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ गिवन सिचुएशन। अब यहाँ सिचुएशन की बात आ रही है, ठीक है। अब यहाँ बात आ रही है किसकी? सिचुएशन की। तो हम देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है, मतलब एक ऐसी स्थिति में प्रेजेंट है। माइक्रोबायोलॉजी में कहाँ पर? एक स्थिति में क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। अब कहाँ पर? उसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है इंटेस्टाइनल फ्लोरा। इंटेस्टाइनल फ्लोरा का होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइनल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रेजेंट होते हैं। और या तो फिर नॉर्मल फ्लोरा ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी के फ्लोरा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, है ना। माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक ऐसी स्थिति में प्रेजेंट होते हैं, या तो इंटेस्टाइनल फ्लोरा में, आंतों की वनस्पतियों में, या फिर फ्लोरा क्या है? एक वनस्पति है, ठीक है। और द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ सॉइल, या तो फिर मिट्टी की वनस्पति में कौन प्रेजेंट रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमारा कहना चाहिए कि अल्फाबेट में एफ वाला, एफ की टर्मिनोलॉजी एंड होती है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे अल्फाबेट में हमारा आया है जी, इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी माइक्रोबायोलॉजी में यूज होती है, अब हम
उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले है जर्म्स। जर्म्स का तो सुना ही होगा कि क्या होता है ना। ए माइक्रोब यूजुअली अ पैथोजेनिक वन, मतलब कि जो माइक्रोब होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अधिकतर कहाँ यूज होते हैं, उनका उपयोग कहाँ होता है, पैथोलॉजी लैब में। मतलब पैथोलॉजी में तो हम उसका मतलब टेस्ट करते हैं, तब तो पता चलता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। तो जर्म्स कहाँ पर यूज होते हैं, इनका मतलब पता कहाँ लगाते हैं, लैब में लगाते हैं। ठीक है, लैब में हम ये मतलब कहना चाहिए कि माइक्रोब ऐसे होते हैं जो लैब में होते हैं और लैब में ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जर्मीसाइड। अभी जर्मीसाइड क्या होता है, जर्म्स तो हमने देख लिया, अब जर्मीसाइड क्या होता है वो देखेंगे। एन एजेंट, ठीक है, कैपेबल ऑफ किलिंग जर्म्स यूजुअली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब पैथोलॉजी में जो रोग जनक है पैथोजेनिक, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जो एक एजेंट होता है वो कैपेबल होता है, मतलब उसके अंदर वो कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किलिंग जर्म्स, मतलब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है, वो किल कर सकता है। कौन, एक एजेंट जो होता है वो कैपेबल होता है, मतलब उसके अंदर वो क्षमता होती है, वो सक्षम होता है किसको किल करने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जर्मीसाइड। ज़्यादा कुछ नहीं है कि भाई एक एजेंट है ना, अब वो क्या करेगा, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में क्या है, वो कैपेबल है, मतलब कि वो कहना चाहिए कि कैपेबल है, उसके अंदर वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से किल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट है ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व मतलब कि क्या करना है, यहाँ पर ग्रोथ होना, यहाँ ग्रोथ हो रही है। अब किसकी ग्रोथ हो रही है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर मीडियम। कल्चर मीडिया के बारे में मैंने आपको बताया है कि कल्चर मीडिया ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके थ्रू बैक्टीरिया क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है कि ग्राफिक, आप रिप्रेजेंटेशन की जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं, हम उसको ग्राफिकली उसका क्या करते हैं, मतलब पुनः रिप्रेजेंटेशन, लग गया मतलब पुनः, तो पुनः से उसका हम ग्राफिकली उसको देखते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है या नहीं, ग्राफिकली देखते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आता है, ग्रोथ कर्व के अंतर्गत आता है कि जो बैक्टीरिया का हमने कल्चर किया है तो वो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है या नहीं, तो हम उसको रिप्रेजेंटेशन मतलब फिर से उसको प्रेजेंट करेंगे किसके थ्रू, ग्राफिकली हम उस बैक्टीरिया को देखते हैं कि बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है या नहीं। तो वो किसके अंतर्गत आता है, ग्रोथ कर्व के अंतर्गत आता है। अब हम आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे हैबिटेट के बारे में कि हैबिटेट होता क्या है। ठीक है, अब ये हैबिटेट ऐसा है जो मतलब कि जहाँ पर एक वातावरण या एनवायरनमेंट प्राप्त हो, किसको, ऑर्गेनिज्म को, वो आता है हैबिटेट के अंतर्गत। तो हैबिटेट है कि द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब जो ऑर्गेनिज्म है उसको वो कहाँ रहते हैं, मैंने आपको बताया कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो वही है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्राकृतिक वातावरण में या प्राकृतिक पर्यावरण में सिचुएटेड होते हैं या स्थित होते हैं। कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, हैबिटेट के अंतर्गत आते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है एच एंटीजन। अब ये एच एंटीजन क्या है, ए टाइप ऑफ हीट लेबाइल प्रोटीन एंटीजन फाउंड इन द फ्लैजिला ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। मतलब कि ए टाइप ऑफ हीट लेबाइल प्रोटीन एंटीजन। अब यहाँ पर जो हीट लेबाइल प्रोटीन एंटीजन है, ठीक है, तो वो मतलब कि इसमें क्या होता है कि फाउंड इन द फ्लैजिला ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है उसमें ये ऐसे ऐसे जो रहते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इनको, फ्लैजिला
फ्लैजिला बोलते हैं, इसी के द्वारा ये चलते हैं। अगर फ्लैजिला नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया चलेगा क्या? नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो दिए हैं इनको फ्लैजिला बोलते हैं। बैक्टीरिया में ये क्या होते हैं? फ्लैजिला होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला होते हैं वो उनमें क्या पाया जाता है? फाउंड मतलब पाया जाना, ठीक है। तो जो कुछ बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? एक प्रकार का हीट लेबाइल प्रोटीन एंटीजन पाया जाता है। किसमें? कुछ बैक्टीरिया के फ्लैजिला में, ठीक है। उस बैक्टीरिया के फ्लैजिला में एक टाइप का या एक प्रकार का क्या पाया जाता है? हीट लेबाइल प्रोटीन एंटीजन पाया जाता है। किसमें? बैक्टीरिया के फ्लैजिला में। कुछ ही बैक्टीरिया के फ्लैजिला में, सभी बैक्टीरिया के फ्लैजिला में नहीं होता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसके फ्लैजिला में हीट लेबाइल प्रोटीन एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट दिया है होस्टोरिया रूट लाइक। रूट का हिंदी में क्या होगा? जड़। किसी भी पेड़ की या पौधे की जड़। लाइक जैसे प्रोजेक्शन थ्रू विच ए फंगस ऑब्टेन्स नॉरिशमेंट फ्रॉम द एल्गी इन लाइकेंस, ठीक है। कि जैसे आप जो लाइकेन और शैवाल है या एल्गी है, अब जो लाइकेन और शैवाल है उनके द्वारा जो फंगस होते हैं, ठीक है, थ्रू विच अ फंगस, मतलब कि फंगस के द्वारा, लाइकेन और एल्गी के द्वारा जो फंगस होते हैं वो क्या प्राप्त कर रहे हैं? क्या रिसीव कर रहे हैं? नॉरिशमेंट, मतलब कि न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं। अब न्यूट्रिशन को कहाँ से मिलेगा? रूट से, है ना। तो जो लाइकेन और शैवाल की या एल्गी की जो रूट होती है उनसे जो फंगस होते हैं वो क्या रिसीव करते हैं? नॉरिशमेंट या न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। कौन? और होस्टोरिया में आता है कि भाई जो एल्गी है, जो लाइकेन है, उनकी जो रूट होती है उस रूट से जो फंगस होता है वो क्या रिसीव कर रहा है? न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है, ठीक है। वो किस में आता है? होस्टोरिया के अंतर्गत आता है। अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे होस्ट के बारे में कि होस्ट क्या होता है। एन ऑर्गेनिज्म हार्बोरिंग अनदर ऑर्गेनिज्म एज ए पैरासाइट, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म हार्बोरिंग अनदर ऑर्गेनिज्म एज ए पैरासाइट, जो कहना चाहिए कि एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? हार्बोरिंग अनदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो अनदर ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है? किसके द्वारा? पैरासाइट के द्वारा क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है, हार्बोरिंग कर रहा है, ठीक है। वो किसके अंतर्गत आएगा? होस्ट के अंतर्गत। होस्ट में क्या हो रहा है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को या दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट के रूप में क्या कर रहा है? हार्बोरिंग कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है। तो वो क्या होता है? होस्ट होता है। एक होस्ट में क्या आता है कि जब एक जैसे एक जीव है तो वो जीव दूसरे जीव को क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब उसे बढ़ने नहीं दे रहा, उसकी वृद्धि नहीं होने दे रहा, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो वो क्या कर रहा है? परजीवी के रूप में उसको हार्बोरिंग कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? एक होस्ट के अंतर्गत आता है। फिर हमारा नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड्स। जेनेटिक्स, है ना, जेनेटिक्स ऐसा होता है कि ये क्या कर रहा है? हाइब्रिड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। एक एक्ट के रूप में हाइब्रिड को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कहना चाहिए कि संकर उत्पादन का कार्य कर रहा है ना। संकर उत्पादन का या जेनेटिकली आनुवंशिकता को क्या कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है, उस एक्ट को लागू कर रहा है। कौन? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो पॉइंट। पहला होस्ट है कि जब एक जीव दूसरे जीव को परजीवी के रूप में या पैरासाइट के रूप में क्या पहुंचा रहा है? हार्बोरिंग, नुकसान पहुंचा रहा है।
तो वो एक होस्ट होता है। और सेकेंड है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि ये एक आनुवंशिकता को या हाइब्रिड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और या उसको प्रोड्यूस करके उसे एक्ट मतलब लागू करना है। तो वो क्या किसके अंतर्गत आता है? हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो आप हमारा ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, मैं इसे और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। लेकिन आप नोट्स बनाते चलिए और आपको जहां भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके या ग्रुप में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।